विस्थापन एक सदिश है, लेकिन इसे पहले सदिश होने का श्रेय भी प्राप्त है। इसे मौलिक सदिश कहा जाता है। क्यों? क्योंकि सदिश की पूरी अवधारणा इसी पहली सदिश प्रकार की राशि यानी विस्थापन को समझाने के लिए उत्पन्न हुई थी। विस्थापन सदिश प्रारंभिक स्थिति से शुरू होकर अंतिम स्थिति तक जाता है, जैसा कि मैंने उदाहरण में दिखाया है। ए से बी, फिर बी से सी, फिर सी से डी, इस तरह यात्रा 3 भागों में पूरी होती है, ए, बी, सी और डी। अंतिम विस्थापन ए से डी तक होगा। यह विस्थापन सदिश का स्वभाव है। अब स्थिति सदिश क्या है? देखिए, मैं 2 अक्षांश निर्देशांक x, y को मानूंगा। आपके पास 3D या 2D हो सकता है। मैं 2D का उदाहरण ले रहा हूं और मान लीजिए कि वस्तु मूलतः यहां थी और अपनी गति में यहां आ गई। यह A से B तक आई। याद रखिए, जब यह A से शुरू हुई और B तक गई तो इसका विस्थापन A से B तक होगा। लेकिन फिर हम पूरी चीज को स्थिति सदिश के रूप में व्यक्त करना चाहते हैं। और स्थिति सदिश क्या है? स्थिति सदिश वह सदिश है जो मूल बिंदु से शुरू होकर वस्तु की वर्तमान स्थिति तक जाता है। जब वस्तु A पर थी और मूल बिंदु O था तो स्थिति सदिश OA होगा। मान लीजिए यह इस वस्तु का स्थिति सदिश R1 है और फिर वस्तु B पर आ गई तो स्थिति सदिश अब बदल गया, यह R2 हो गया। त्रिभुज को देखिए, और अगर आपको सदिशों की त्रिभुज विधि याद है, सदिशों को जोड़ने की विधि, तो कोई भी आसानी से कह सकता है यहां R1 प्लस S बराबर है R2 के। आप कह सकते हैं S बराबर है R2 माइनस R1 के। ये R2 माइनस R1 क्या है? ये दोनों सदिशों का अंतर है, अंतिम माइनस प्रारंभिक। तो आप कह सकते हैं स्थिति सदिश में परिवर्तन एक बहुत महत्वपूर्ण परिणाम है और यह अनुप्रयुक्त भौतिकी में, बल्कि अनुप्रयुक्त यांत्रिकी में सबसे अधिक उपयोग किया जाता है। आपको याद हो सकता है विस्थापन बराबर होता है स्थिति सदिश में परिवर्तन के। विस्थापन सदिश क्या है? यह स्थिति सदिश में परिवर्तन है। अब सदिश को हमेशा या तो 2 अवयवों में या 3 अवयवों में लिखा जाता है। मान लीजिए किसी वस्तु के लिए आप कहते हैं कि स्थिति सदिश था x1i प्लस y1j। दूसरी स्थिति के लिए यह होगा x2i प्लस y2j। और यदि आप अंतर निकालना चाहते हैं ताकि विस्थापन पता चल सके तो यह होगा x2 माइनस x1i प्लस y2 माइनस y1j। यह विस्थापन सदिश है। अगर दोनों स्थिति सदिश दिए गए हैं तो इसी तरह आप विस्थापन सदिश निकालते हैं। अब यदि आपको इसका परिमाण या मान लिखना है तो आप जानते हैं कि आगे कैसे बढ़ना है। सिर्फ घटकों का वर्ग करें और उन्हें जोड़ दें, इससे आपको सदिश का परिमाण मिल जाएगा। अगर यह 3D सदिश है तो इसी तरह आपके पास एक और घटक के होगा, यहां भी एक और पद जुड़ जाएगा। मैंने इसे स्पष्ट करने की कोशिश की है, आप यहां देख सकते हैं। फिर ग्राफ के साथ कैसे आगे बढ़ना है। आपको याद रखना चाहिए कि जब हम विस्थापन, वेग या त्वरण का समय के साथ ग्राफ बनाते हैं तो आप कभी भी निश्चित नहीं होते कि प्रश्न में दी गई जानकारी में S, V या A क्या होगा। लेकिन T के बारे में हर कोई आश्वस्त रहता है कि समय कभी कम नहीं होगा। तो चूंकि यह सामान्य है, इसलिए यह भी नहीं बताया जाता कि समय बढ़ने पर यह चीज होती है, हो रही है। हर कोई जानता है कि यही प्रकृति है। समय हमेशा आगे बढ़ेगा, समय हमेशा चलता रहेगा। तो हम आमतौर पर क्या करते हैं? हम हमेशा समय को x अक्ष पर रखते हैं और y अक्ष पर आपके पास इन तीनों में से किसी एक को चुनने का विकल्प होता है, S, V या A।
एक और बात, जब हम ग्राफ बनाते हैं तो यह ग्राफ बनाना असंभव है। सिर्फ एस के साथ ही नहीं, वी और ए भी यहां नहीं हो सकते, क्योंकि ये दिखा रहा है कि समय स्थिर है, समय रुक गया है। यह असंभव है, समय हमेशा चलता रहेगा। तो यह एक काल्पनिक ग्राफ है। विस्थापन के साथ यह बिल्कुल भी संभव नहीं है। वेग के साथ हमें कभी कभी इसका उपयोग करना ही पड़ता है, लेकिन आपको यह ध्यान में रखना होगा कि यह स्वभाव से काल्पनिक ही रहेगा। अब अन्य ग्राफों के बारे में मैं 3 स्थितियों पर विचार करूंगा। देखिए, यह स्थिर वेग है। अगर वेग स्थिर है तो विस्थापन नियमित रूप से रैखिक तरीके से बढ़ेगा, और अगर गति त्वरित है तो देखिए यह कोण लगातार बढ़ता जाएगा। त्वरित गति का मतलब है कि वेग भी बढ़ रहा है, और अगर यह मंदित गति है तो इसका मतलब है कि वेग घट रहा है लेकिन विस्थापन बढ़ रहा है। तो इससे आपको यह समझ में आता है कि जब भी त्वरित गति होती है, टी ग्राफ्स LBA परवलयिक ग्राफ होते हैं।